डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं मानव में जनन और भ्रूणीय परिवर्तन कि मानव में किस प्रकार से एक संतान जन्म लेती है, किस प्रकार से उसका गर्भाशय में परिवर्तन होता है। उस संतान के जन्म लेने में गर्भाशय में उसके मादा जनन तंत्र में जीव में किस प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो मानव जनन एवं भ्रूणीय परिवर्तन, ठीक है। तो अब मानव जनन और भ्रूणीय परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मानव जो होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी। जब किसी भी प्राणी में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं तो इस प्रकार के प्राणियों को एक लिंगी कहते हैं। और जब दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। तो मानव कैसा होता है, एक लिंगी होता है। एक लिंगी होने के साथ साथ इसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता उपस्थित। तो अब जब नर और मादा प्राणी जो होते हैं उनको उनके बाहरी लक्षणों के आधार पर अलग अलग कर देते हैं, तो बाहरी लक्षणों के आधार पर अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, लैंगिक द्विरूपता। तो मानव में एक लिंगी प्राणी होता है तथा स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। अब ये जो मानव है, इस मानव के जीवन चक्र में यानी संतान जब उत्पन्न होती है तो उस संतान के उत्पन्न होने में कौन कौन सी घटनाएं होती है, किस घटना में क्या होता है, ये घटनाओं का क्रम क्या है, यानी कौन सी घटना पहले होती है, कौन सी घटना बाद में होती है। यानी एक तरीके से हम देखें कि जो हम मानव भ्रूणीय परिवर्तन में पढ़ रहे हैं उस भ्रूणीय परिवर्तन का सार यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जीवन चक्र कि मानव के जीवन चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती है। देखो, सबसे पहले मानव में अलग अलग प्राणी होते हैं तो नर, और इसके अलावा कौन होते हैं, मादा। अब जो नर और मादा होते हैं उसमें नर में नर जननांग होते हैं, मादा में मादा जननांग होते हैं। जब नर के जनन अंगों की बात करते हैं तो इन जननांगों में होते हैं वृषण मुख्य अंग और मादाओं में होते हैं अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय दोनों में मुख्य अंग होते हैं। अब देखो, ये जो दोनों अंग है, ये दोनों अंग क्या काम करवाते हैं, ये दोनों अंग युग्मक एवं जनन हार्मोनों का निर्माण करवाते हैं, युग्मक एवं जनन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इसी कारण इनको प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो नर में तो प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं, वृषण, और मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं, अंडाशय। अब ये जो नर में वृषण है, ये वृषण निर्माण करवाता है शुक्राणु का। वृषण किसका निर्माण करवाता है, शुक्राणु का। और मादा में अंडाशय से निर्माण होता है अंडाणु का, शुक्राणु का और अंडाणु का। अब देखो, ये जो नर है, ये नर भी कैसा होता है, 2n, और ये मादा भी कैसी होती है, 2n। अब मादा से जो बनने वाले अंडाणु है, ये अंडाणु होते हैं n, और शुक्राणु भी कैसे होते हैं, n, ठीक है। अब यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है और अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है। जब शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को हम कहेंगे शुक्र जनन। क्या कहेंगे, शुक्र जनन। और जब अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को कहेंगे अंड जनन। तो यहाँ पर कितनी क्रियाएं हो रही है, दो क्रियाएं, शुक्र जनन और अंड जनन। अब यहाँ पर ये जो दोनों संरचनाएं बनी है, यही दोनों संरचनाएं क्या है, युग्मक, ठीक है। अब यहाँ पर इस अवस्था में युग्मकों का क्या हुआ है, निर्माण। अब जब युग्मकों का निर्माण हुआ है, इसी कारण इस घटना को कहते हैं युग्मक जनन। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नर के वृषणों में और मादा के अंडाशयों में युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों के दोनों कैसे हैं, n है, दोनों के दोनों कैसे हैं, n। जब ये दोनों n है, जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि नर और मादा दोनों कैसे हैं, 2n। तो अब वापस 2n बनाने के लिए इन दोनों n के बीच में क्या होना चाहिए, निषेचन, या दोनों का मिलन होना चाहिए। तो इस कारण यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर कैसे संरचना बनाते हैं, 2n संरचना बनाते हैं। और यही 2n संरचना जो बनी है, इसी संरचना को कहते हैं युग्मनज, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट बनने की क्रिया है, जिसमें दोनों युग्मक आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इन दोनों युग्मकों के जो मिलने की क्रिया है, इसी मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। तो अब युग्मक जनन के बाद में दूसरी क्रिया कौन सी हो रही है, निषेचन की क्रिया हो रही है। और उस निषेचन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, एक 2n युग्मनज का निर्माण हो जाता है।
समझ में आई। अब ये जो युग्मनज बना है, ध्यान से सुनिए, इस युग्मनज से आगे किसका निर्माण करना है, एक भ्रूण का या एक बच्चे का निर्माण करना है। तो इस युग्मनज में लगातार यहाँ पर होते हैं समसूत्री विभाजन। कौन से विभाजन होते हैं, समसूत्री। और उन समसूत्री विभाजनों से एक ठोस गेंद समान संरचना का निर्माण होता है। कैसी संरचना बनती है, ठोस गेंद समान, गेंद समान संरचना। अब ये जो ठोस गेंद समान संरचना बनी है, इस ठोस गेंद समान संरचना को कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला। और इसी मोरूला को शुद्ध हिंदी में कहते हैं तूतक। क्या कहते हैं, तूतक। समझ में आ गई ये वाली बात। तो मोरूला या तूतक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये मोरूला या तूतक किस विभाजन के द्वारा बने, इस युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन। तो अब यहाँ पर विभाजन तो कौन सा हो रहा है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री यानी बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या इसी के समान होगी। अर्थात यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होगी, 2n। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो समसूत्री विभाजन होने की क्रिया है, इसी क्रिया को कहते हैं विदलन, और विदलन को कहते हैं क्लीवेज। तो अब आगे मानव में क्या हो रहा है, आगे हुआ ये कि ये जो युग्मनज बना था, इस युग्मनज में निरंतर समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे एक ठोस गेंद समान संरचना बन जाती है। और ये जो ठोस गेंद समान संरचना बनी है, इसी संरचना को मोरूला या तूतक कहते हैं। अब ये जो तूतक है, ये तूतक यहाँ से गति करता हुआ जाता है गर्भाशय में। किस में जाता है, गर्भाशय में। ठीक है। अब जैसे ही ये गर्भाशय में जाता है, तो गर्भाशय में जाने के बाद में होता क्या है, इसमें ये जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं, ये तो एक किनारे पर इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पर एक बड़ी सी गुहा का निर्माण हो जाता है। क्या क्या प्रोसेस हो गई, यहाँ पर एक तो कोशिकाएं एक किनारे पर इकट्ठा हो गई। अब ये कोशिकाएं एक किनारे पर, ध्यान से सुनिएगा, एक किनारे पर इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पर इससे निर्माण होता है आंतरिक कोशिका समूह का। ठीक है, सारी कोशिकाएं एक किनारे पर इकट्ठा होकर आंतरिक कोशिका समूह का निर्माण करती है। अब ये जो आंतरिक कोशिका समूह है, इसी समूह के नीचे की ओर आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ी सी गुहा का निर्माण हो गया। अब ये जो बड़ी सी गुहा बनी है, इसी गुहा को कहते हैं कोरक गुहा। अब ये जो कोरक गुहा अवस्था बनी है, कोरक गुहा बनी है, इस कोरक गुहा को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्टोसील। और इस कोरक गुहा और ब्लास्टोसील के बनने के कारण ही ये अवस्था कहलाती है ब्लास्टूला। तो मोरूला के बाद में दूसरी अवस्था कौन सी आ गई, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में हुआ क्या कि ये जो कोरक बने हुए हैं या ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक किनारे की ओर इकट्ठा हो जाती है। जब कोशिकाएं एक किनारे की ओर खिसक गई तो वहां पर खालिस्तान बन जाएगा, और जो खालिस्तान बन रहा है उसी खालिस्तान को क्या कह रहे हैं, कोरक गुहा। और इसी कोरक गुहा की उपस्थिति के कारण यहाँ पर कौन सी अवस्था कहेंगे, इसको ब्लास्टूला। अब ये जो ब्लास्टूला है, ये ब्लास्टूला क्या होती है, ये ब्लास्टूला जुड़ जाती है गर्भाशय की भित्ति से। किससे जुड़ जाएगी, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना। अब जब ये गर्भाशय की भित्ति से जुड़ रही है, भित्ति से जुड़ना, तो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना ही क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। तो अब यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, रोपण क्रिया हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा जाए, रोपण की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है, ब्लास्टूला अवस्था में हो जाती है। अब ये जो ब्लास्टूला है, इस ब्लास्टूला अवस्था से आगे 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जो कि आप लोगों को मैंने 3 जनन स्तरों का निर्माण आप लोगों को पहले ही बता दिया है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 जनन स्तरों का जो निर्माण हो रहा है, इनके निर्माण की क्रिया को कहते हैं गैस्टूला। यानी इस अवस्था को जिसमें इन तीनों का निर्माण होता है, उस अवस्था को कहते हैं गैस्टूला। ठीक है। अब ये जो तीनों जनन स्तर बने हैं, ये तीनों जनन स्तर सभी अंगों का क्या करेंगे, निर्माण। और सभी अंगों का जैसे ही निर्माण हो जाएगा, तो इन अंगों के निर्माण की जो क्रिया है, अंगों के निर्माण की क्रिया, इस अंगों के निर्माण की जो क्रिया है, इस अंगों के निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंग जनन। क्या कहेंगे, अंग जनन। तो अब अंग जनन की क्रिया विधि हो जाएगी, और अंग जनन जब सभी अंगों का निर्माण हो गया, तो उन सभी अंगों का निर्माण होते ही अब इसको हम कहेंगे फीटस या परिवर्तनशील भ्रूण। क्या कहेंगे, इसको फीटस कहेंगे। फीटस। अब जब इस फीटस का पूर्ण गर्भकाल
पूर्ण, ठीक है, यानी पूरा का पूरा विकास जब हो जाएगा तो अब ये बच्चा गर्भ से कहाँ पर आ जाएगा, गर्भ से बाहर। और जब ये बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ रहा है तो इसी अवस्था को कहते हैं प्रसव। क्या कहते हैं, प्रसव। अब बच्चा जब बाहर आएगा फिर भोजन वोजन ग्रहण करेगा और आकार में बड़ा हो जाएगा, और आकार में बड़ा होकर वापस से किसका निर्माण करवा लेगा, वयस्क का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक मानव के जीवन चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती है। यहाँ पर नर और मादा दोनों कैसे होते हैं, 2n। इस नर में तो कौन होते हैं, वृषण। मादा में देखिए मानव के जीवन चक्र में नर के वृषण और मादा के अंडाशय से युग्मकों का निर्माण होता है। और ये युग्मकों के निर्माण की क्रिया दो प्रकार की होती है, शुक्रजनन और अंडजनन की क्रियाविधि। अब इस शुक्रजनन और अंडजनन की क्रियाविधि के फलस्वरूप बनने वाले शुक्राणु और अंडाणु ये निषेचन की क्रिया के द्वारा वापस से एक 2n युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब ये जो 2n युग्मनज बना है, इस युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और उन समसूत्री विभाजनों से एक ठोस गेंद के समान संरचना मोरूला का निर्माण होता है। अब ये जो मोरूला बनी है, यही मोरूला में क्या होता है आगे, ये जो अंदर वाली सभी कोशिकाएं हैं एक किनारे की ओर इकट्ठा होकर आंतरिक कोशिका समूह का निर्माण करती है, और यही आंतरिक कोशिका समूह आगे भविष्य में किसका निर्माण करवाएगा, भ्रूण का निर्माण करता है। और इसमें एक गुहा, कोरक गुहा या ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। अब ब्लास्टोसील का निर्माण होने के कारण ही इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। अब ये अवस्था गर्भाशय के भित्ति से जुड़ जाती है और गर्भाशय के भित्ति से जुड़ने की क्रिया को कहते हैं रोपण। अब रोपण होने के बाद में तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। अब ये जो निर्माण की क्रिया है, इस क्रिया को कहते हैं, सॉरी, इस अवस्था को कहते हैं गैस्ट्रुला तथा इसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब तीनों जनन स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाएगा और अंगों के निर्माण की क्रिया को अंग जनन कहते हैं। अब अंग जनन पूर्ण होने के बाद में ये पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण हो जाएगा। पूर्ण विकसित शिशु बनने के बाद में जैसे ही 9 महीने का गर्भकाल पूरा होगा, ये बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाएगा और माँ के गर्भ से बाहर आने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। और गर्भ से बाहर आने के बाद में फिर पोषण ग्रहण करके अपने आकार प्रकार में वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करवाएगा। तो इस अध्याय में अब हमारे को पढ़ना है सबसे पहले कि नर और मादा जनन तंत्र की संरचना क्या होती है, उसमें वृषण और अंडाशय की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है, निषेचन किस प्रकार से होता है, विदलन में क्या होता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला में क्या होता है, और किस प्रकार से प्रसव भ्रूणीय परिवर्तन होता है और प्रसव की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नर जनन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब जब नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो नर जनन तंत्र में मुख्य रूप से एक जोड़ी प्राथमिक जननांग होते हैं, प्राथमिक जननांग। तो जब प्राथमिक जननांग की बात करते हैं तो इन प्राथमिक जननांगों में एक जोड़ी वृषण होते हैं। कितने जोड़ी, एक जोड़ी वृषण। ठीक है, एक जोड़ी वृषण। अब ये जो वृषण होते हैं, इन वृषणों का निर्माण कैसे होता है, क्या इनकी स्थिति होती है, वो थोड़ी देर बाद में करते हैं। और इनको प्राथमिक जनन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे युग्मक और हार्मोनों का निर्माण होता है। दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं सहायक या द्वितीयक जननांग। सहायक या द्वितीयक जननांग, द्वितीयक ओब्लिक सहायक जननांग। जब द्वितीयक और सहायक जननांगों की बात करते हैं तो इनके अंदर आ जाता है अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण की जब संख्या की बात करते हैं तो अधिवृषण संख्या में 2 या 1 जोड़ी। फिर अधिवृषणों के बाद में कौन आते हैं, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक में संख्या में कितने होते हैं, 2 या 1 जोड़ी। फिर शुक्रवाहक के बाद में कौन आता है, शुक्रवाहक के बाद में आ जाता है मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग। और मूत्र जनन मार्ग के बाद में आ जाता है शिश्न। ठीक है, ये सारे के सारे, ये शिश्न भी एक होता है, मूत्र जनन मार्ग भी एक होता है। इसके अलावा कई सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। अब जब सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो सहायक ग्रंथियों में एक तो होते हैं शुक्राशय। शुक्राशयों की जब हम बात करते हैं तो ये संख्या में होते हैं 2। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय के अतिरिक्त प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि ये होती है 1। और इसके अलावा काउपर्स, कौन सी ग्रंथियां होती है, काउपर्स।
और इन्हीं काउपर्स ग्रंथियों का दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। तो ये काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि ये संख्या में होती है 2। काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां संख्या में कितनी होती है? 2। तो जब नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण जो कि प्राथमिक जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। और सहायक जननांगों में कौन होते हैं? अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्र जनन मार्ग और शिश्न होता है। और जब सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय जो 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि केवल 1 होती है तथा काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां जो संख्या में 2 होती है। अब ये जो जनन अंग है, इन जनन अंगों का विकास कैसे होता है, कैसे इनका विकास नहीं होता, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान से सुनना है कि जब हम बात करते हैं नर के वृषणों की, तो यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्तन के समय ये जो उस बच्चे का भाग है, ये है उदर गुहा वाला भाग। कौन सा भाग है? उदर गुहा भाग। उस भ्रूण का उदर गुहा भाग। और इस उदर गुहा भाग में इस प्रकार से निर्माण होता है वृषणों का। तो वृषण का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण या टेस्टिस का निर्माण कहाँ पर होता है? उदर गुहा में। अब ये जो उदर गुहा होती है, इस उदर गुहा का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना तापमान होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ये इस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। शुक्राणु निर्माण नहीं होता। यह तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए ज्यादा होता है। जब ये तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए ज्यादा है तो अब यहाँ से वृषण कहाँ की ओर जाएंगे? कम तापमान की ओर जाएंगे, ताकि वहां पर आसानी से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाए। तो इस कारण ये वृषण इस उदर गुहा से गति करते हुए उदर गुहा से नीचे की ओर आकर दोनों पैरों के बीच में वृषण कोष में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये संरचना कौन है? वृषण कोष। वृषण कोष को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रोटम। वृषण कोष में स्थित हो जाते हैं और इस वृषण कोष को कहते हैं स्क्रोटम। अब यहाँ पर वृषण आ गए वृषण कोष में। अब ये वृषण जब वृषण कोष में आ रहे हैं तो इन वृषणों के आने के लिए कोई न कोई मार्ग बना होगा कि नहीं बना होगा। तो यहाँ पर ये जो नलिकाकार मार्ग है, यही नलिकाकार मार्ग कहलाता है वक्षण नाल। क्या कहलाता है? वक्षण नाल। यानी वृषण जो है ये उदर गुहा में बनने के बाद में वृषण कोष में जिस नलिका के द्वारा आते हैं उस नलिका को कहते हैं वक्षण नाल। वक्षण नाल को अंग्रेजी में कहते हैं इनगुइनल कैनाल। अब ये जो इनगुइनल कैनाल है, ये इनगुइनल कैनाल मनुष्य में वृषणों के यहाँ पर वृषण कोषों में आने के बाद में बंद हो जाती है। इस कारण फिर वृषण वापस उदर गुहा में प्रवेश नहीं करते। लेकिन जो कुतर कुतर कर खाने वाले जानवर होते हैं जैसे चूहा, गिलहरी, खरगोश, उनके अंदर क्या होता है? उनमें ये नलिका खुली रहती है। इस कारण जब वो जनन करते हैं तब तो वृषण कहाँ पर आ जाते हैं? वृषण कोषों में। और जब जनन नहीं करते तो वृषण कहाँ पर चले जाते हैं? उदर गुहा में चले जाते हैं। तो ये वक्षण नाल मानव में क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इस कारण एक बार वृषण कोषों में आ गए, उसके बाद में ये वृषण वापस उदर गुहा में प्रवेश नहीं करते। अब एक बात बताओ, क्या हो यदि, ध्यान से सुनिएगा, क्या हो यदि वृषण वृषण कोष में नहीं जाए? वृषण स्क्रोटम, स्क्रोटम का मतलब क्या है? वृषण कोष। स्क्रोटम में नहीं आए। अच्छा, स्क्रोटम में नहीं आए तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इनके यहाँ से यहाँ पर आने से पहले ही वक्षण नाल क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो इस बीमारी को कहते हैं गुप्त वृषणता। क्या कहते हैं? गुप्त वृषणता। तो गुप्त वृषणता किसको कहते हैं? वृषणों का वृषण कोषों में नहीं पाया जाना क्या कहलाता है? गुप्त वृषणता। और गुप्त वृषणता को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो आप लोगों से पूछ ले कि जब वृषण कोषों में नहीं आते तो इस रोग को क्या कहते हैं? गुप्त वृषणता या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। अब इसमें होगा क्या? इस उदर गुहा का तापमान ज्यादा होता है, तो ज्यादा तापमान के कारण ये वृषणों की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, जिससे व्यक्ति कैसा होता है? बंदे होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार कह रहे हो कि वृषण कोषों का तापमान कम होता है, वृषण कोषों का तापमान कम होता है। तो तापमान कितना कम होता है? तो इन वृषण कोषों का तापमान उदर गुहा से, ध्यान से सुनिएगा, वृषण कोषों का तापमान उदर गुहा से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस
कम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वृषण उदर गुहा से वृषण कोशों में उतरकर क्यों आते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, अभी मैंने कहा कि मानव में ये वक्षण नाल बंद हो जाती है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, वयस्क में ये नलिका वापस खुल जाती है, वयस्क में नलिका खुल जाएगी। अब जैसे ही वयस्क में ये नलिका खुलेगी, खुलने पर हर किसी में नहीं खुलती है, तो ये नलिका अगर यदि खुल गई तो खुलने पर फिर क्या होगा कि यहाँ से ये वक्षण नलिका जैसे ही खुलेगी तो यहाँ के जो इंटेस्टाइनल या आंत्र वाला जो भाग है, ये आंतरांग जो है वो आंतरांग किस में प्रवेश करेंगे, आंतरांग किस में, आंतरांग वक्षण नाल में प्रवेश करेंगे। और आंतरांगों का वक्षण नाल में प्रवेश करना जो है, इसी प्रवेश करने पर जो बीमारी होती है, इस बीमारी को कहते हैं इनगुइनल हर्निया। क्या कहेंगे, इनगुइनल हर्निया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर यदि ये वक्षण नलिका खुल गई तो फिर यहाँ से यहाँ पर ये वृषण तो पहले ही ऑलरेडी कहाँ पर है, वृषण कोश में है। अगर यदि ये नलिका और खुल गई तो यहाँ से आंतरांग भी कहाँ पर चले जाएंगे, इस वक्षण या वृषण कोश की ओर गमन कर जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, इनगुइनल हर्निया। अब इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा इस वक्षण नाल को बंद कर देता है, जिससे फिर वो संबंधित अंग वापस से वृषण कोशों की ओर गमन नहीं करते। अब ये जो वृषण है, इन वृषणों को इस उदर गुहा से जोड़े रखने के लिए यहाँ पर एक ऐसी तंतु जैसी संरचना होती है, और ये जो तंतु जैसी संरचना है, इस तंतु जैसी संरचना को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड या स्पर्मेटिक जो तंतु है, इसी तंतु में से रक्तवाहिनियां जाती है, इसी तंतु में से तंत्रिकाएं जाएंगी। ठीक है, तो जो तंत्रिकाएं रक्तवाहिनियां होती है, इसमें कौन कौन होती है, इसमें होती है तंत्रिका रक्तवाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके अलावा कौन होती है, न्यूरॉन तंत्रिकाएं। ठीक, और इसके अलावा होती है इसमें वास डेफरेंस। वास डेफरेंस शुक्रवाहक को कहते हैं, जो कहां से बनती है ये आगे बताने वाला हूं। और इसके अलावा इसमें पाई जाती है क्रीमेस्टर पेशियां। कौन सी पेशियां होती है, क्रीमेस्टर पेशियां। क्रीमेस्टर पेशी किस में पाई जाती है, ये क्रीमेस्टर पेशी, ये क्रीमेस्टर पेशी पाई जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अच्छा, इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड में अरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये स्ट्रक्चर कौन सी पेशियां है, क्रीमेस्टर पेशियों की। अब यहाँ पर ये जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश की भित्ति में भी, यहाँ पर इसकी दीवार में भी अंदर की ओर पेशियां पाई जाती है। ये अंदर की ओर जो पाई जाने वाली पेशियां हैं, इन पेशियों को कहते हैं डार्टोस पेशी। क्या कहते हैं, डार्टोस पेशी। तो पेशियां कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। एक तो स्पर्मेटिक कॉर्ड वाली तो कौन सी हो गई, क्रीमेस्टर पेशी, और वृषण कोश वाली कौन सी हो गई, डार्टोस पेशी। अब देखो ये जो दोनों पेशियां हैं, ये दोनों पेशियां क्या काम करवाती है, ये दोनों पेशियां इन वृषण का तापमान नियमन का काम करवाती है। तापमान का क्या करवाती है, नियमन। अब तापमान नियमन में क्या क्या काम होगा वो सुनिए, कि अगर यदि बाहर का तापमान कम है, कम तापमान पर इनमें क्या होता है, संकुचन। ठीक है, कम तापमान पर इन पेशियों में क्या होगा, संकोचन, और संकोचन से वृषण कहां पर चले जाएंगे, वृषण उदर गुहा के पास चले जाएंगे, और वृषण उदर गुहा के पास जाएंगे तो उदर गुहा से वृषणों को तापमान प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात, यानी यहाँ पर बाहर के वातावरण का जब तापमान कम हुआ, तो बाहर के वातावरण का तापमान कम होने पर इस क्रीमेस्टर पेशी और डार्टोस पेशी में क्या हुआ, संकोचन। तो डार्टोस पेशी में संकोचन हुआ तो वृषण कहाँ की ओर गए, ऊपर। क्रीमेस्टर में संकोचन हुआ तो कहाँ की ओर गए, ऊपर। और यहाँ पर तापमान क्या है, ज्यादा है, तो तापमान ज्यादा है तो वृषणों को वहां से तापमान प्राप्त हो जाएगा। तो कम बाहर का तापमान कम होने पर संकोचन होगा, किसमें, इस डार्टोस और क्रीमेस्टर पेशियों में संकोचन, और जैसे ही उन दोनों में संकोचन होगा तो वृषण कहां पर चले जाएंगे, उदर गुहा के पास चले जाएंगे। और अधिक तापमान पर, यानी ताप कब क्या है, अधिक, तो इन पेशियों में, इन दोनों में क्या हो जाएगा, शीतलन, और शीतलन होने पर वृषण उदर गुहा से दूर चले जाएंगे। और जब दूर चले जाएंगे तो वहां पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से, दूर जाने से उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं किस प्रकार से पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे कि नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं जिनका निर्माण उदर गुहा में होता है, लेकिन उदर गुहा का तापमान अधिक होने के कारण ये वृषण
गुहा से वक्षण नाल के द्वारा किस में आ जाते हैं, वृषण कोशों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका तापमान शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल और लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इन वृषणों को वृषण कोशों में लाने के लिए जो नलिका होती है वो वक्षण नाल कहलाती है, जो मनुष्य में बंद हो जाती है, लेकिन खुली रह जाने पर फिर क्या होता है, आंतरिक अंग वृषण कोशों में चले जाते हैं, जिसे इन्गुइनल हर्निया कहते हैं। उसके उपचार के लिए क्या किया जाएगा, उपचार के लिए क्या होगा, उपचार के लिए इसको वापस से काटकर बांध दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में जब नर जनन तंत्र की संरचना देखते हैं तो नर जनन तंत्र की संरचना में और कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं नर जनन तंत्र का एक चित्र बना रहे हैं। तंत्र की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कौन से भाग में कौन सी संरचनाएं, उस भाग का कार्य क्या होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र की संरचना। ठीक है। तो यहाँ पर नर जनन तंत्र का जब ये चित्र देख रहे हैं आप, तो नर जनन तंत्र की संरचना में आप लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पर ये तो कौन है, वृषण। ठीक है। अब ये जो वृषण है, ये वृषण कहाँ पर स्थित है, वृषण कोशों में। ये तो है उदर गुहा वाला भाग, ये उदर गुहा से बाहर कहाँ पर स्थित है, वृषण कोशों में। अब इस वृषण की जब हम बात करते हैं टेस्टिस, ठीक है, तो इस टेस्टिस की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसी कैसी इसकी संरचना होती है। तो इस वृषण की अब आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए हम बना रहे हैं इसका अनुदैर्ध्य काट, यानी इस प्रकार से इसको काटकर जब देखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं वृषण की अनुदैर्ध्य काट। तो यहाँ पर देखिए वृषण की जब अनुदैर्ध्य काट हम देखते हैं तो इस वृषण के अनुदैर्ध्य काट में निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर वृषण की जब संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना में 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर। जो बाहरी स्तर होता है वो बाहरी स्तर कहलाता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक है। इसको योनिक स्तर भी कहते हैं। और उसका दूसरा ये जो ब्राउनिश रंग का आप लोग स्तर देख रहे हैं, ये बीच बीच में यूं फैला हुआ है, ये स्तर कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहलाएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो वृषण में कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं। बाहर वाला ट्यूनिका वेजाइनेलिस और अंदर वाला क्या कहलाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जब ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर को आप देख रहे हैं तो ये बाहर वाले स्तर में तो कोई उभार या कोई खांच नहीं है, लेकिन ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये एल्बुजिनिया इस प्रकार से अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। और जब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर मुड़ गया तो आप लोग देख रहे होंगे इस वृषण के अंदर ही अंदर कई छोटे छोटे खंडों का निर्माण हो गया। अब ये जो वृषण के छोटे छोटे खंड बने हैं, इन छोटे खंडों को कहते हैं वृषण कोष्ठ। क्या कहते हैं, वृषण कोष्ठ। अब ये जो वृषण कोष्ठ है, इन वृषण कोष्ठों की संख्या एक वृषण में होती है लगभग 250 कोष्ठ। ठीक है। अब ये 250 कोष्ठ है एक वृषण में। ठीक। अब ये जो प्रत्येक वृषण आप देख रहे हैं, इस प्रत्येक वृषण कोष्ठ में इस प्रकार से आप लोग कुंडलित, ये जो पीले रंग की कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं देख रहे हैं, यही कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं कहलाती है रेता नलिका, या इसी को कहते हैं शुक्रजन नलिका। रेता नलिका, शुक्रजन नलिका, या इसी को कहते हैं सेमिनिफेरस डक्ट। रेता नलिका, शुक्रजन नलिका और सेमिनिफेरस डक्ट। अब ये जो रेता नलिका, शुक्रजन नलिका, सेमिनिफेरस डक्ट है, यही डक्ट वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कौन सी इकाई कहलाएगी, संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी निर्माण करने वाली भी और कार्य करने वाली भी। तो आपसे पूछा जाए वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां कौन होती है, रेता नलिका या शुक्रजन नलिका या फिर सेमिनिफेरस डक्ट। अब ये जो सेमिनिफेरस डक्ट है, इन डक्ट की जब हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या इनकी प्रत्येक कक्ष में, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक कक्ष में, ये जो प्रत्येक कक्ष बना है उस प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 होती है। तो प्रति कक्ष में 1 से 3 इनकी संख्या पाई जाती है। अब ये जो रेता नलिकाएं हैं, ये रेता नलिकाएं आप लोग देखेंगे कि आगे इनकी संरचना में क्या होता है, इनके कार्य क्या होता है। तो ये तो समझ में आया होगा कि जब हम वृषण की यो अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो उस अनुदैर्ध्य काट में वृषण में 2 स्तर दिखाई देते हैं, जिनमें बाह्य स्तर तो कौन होता है, ट्यूनिका
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सॉरी ट्यूनिका वेजाइनलिस, और आंतरिक स्तर कौन सा होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर मुड़ मुड़ के इस वृषण को कई छोटे छोटे कक्षों में विभक्त कर देता है। इन छोटे कक्षों को वृषण कोष्ठ कहते हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 250। प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, और इन नलिकाकार संरचनाओं को रेता नलिका, शुक्रजन नलिका या सेमिनिफेरस डक्ट कहते हैं, जो कि इस वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब ये जो वृषण है, इस वृषण की ये तो थी एलएस। अब इस वृषण को यूं अगर यदि हम काट के देखें, यानी जब इसकी अनुदैर्ध्य काट देखते हैं तो अनुदैर्ध्य काट में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वृषण की अनुदैर्ध्य काट। तो यहाँ पर इस वृषण के अनुदैर्ध्य काट में आप लोगों को निम्न स्तर देखने को मिलेंगे। सुनिए, यहाँ पर ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये गोलाकार संरचना, ये गोलाकार संरचना है एक रेता नलिका, ठीक है, एक रेता नलिका, और उस एक रेता नलिका के साथ में यहाँ पर ये दूसरी रेता नलिका है। तो यहाँ पर हमारे को कई गोलाकार पिंड दिखाई देते हैं। ये गोलाकार पिंड कौन होते हैं, रेता नलिका। अब ये जो रेता नलिका है, इस रेता नलिका का ये जो स्तर है, ये बाहरी स्तर, रेता नलिका का बाह्य स्तर, ये बाह्य स्तर कहलाता है ट्यूनिका प्रोपरिया। बाह्य स्तर क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपरिया। रेता नलिका का बाहरी स्तर क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपरिया। अब ये जो बाहरी स्तर है, इस बाहरी स्तर के अंदर की ओर का जो स्तर होता है, उस अंदर के स्तर को कहते हैं जनन उपकला या जननिक उपकला। अब ये जो जननिक उपकला है, इस जननिक उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं आप देख सकते हैं। एक तो गोल गोल कोशिकाएं हैं और दूसरी यूं लंबे के समान, लंबी खंबे के समान कोशिकाएं। तो ये जो गोल गोल कोशिका है, ये कोशिका तो कहलाती है जनन कोशिका। क्या कहलाएगी, जनन कोशिका। और इसके बीच में ये जो लंबी कोशिका है, ये लंबी कोशिका कहलाती है सरटोली कोशिका। तो यहाँ पर इस रेता नलिका की जनन उपकला में या आंतरिक उपकला में कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई, 2 प्रकार की कोशिकाएं। एक तो जनन कोशिका और दूसरी होती है सरटोली कोशिका। अब ये जो जनन उपकला है, ये जनन उपकला कौन से उत्तक से बनी है, तो ये बनी हुई है घनाकार कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से बनी हुई है, घनाकार कोशिकाओं से बनी हुई है। अब ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका किसका निर्माण करवाती है, ये जनन कोशिका तो विभाजित होकर निर्माण करवाती है शुक्राणु का। और ये जो सरटोली कोशिका है, ये सरटोली कोशिका बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। अब ये कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही है, इसी कारण इसको कहते हैं नर्स कोशिका। क्या कहते हैं, नर्स कोशिका। याद रह जाएगी ये वाली बात। अब ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के साथ साथ में एक हार्मोन भी निकालती है। उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन, का स्राव करती है। और ये इनहिबिन क्या काम करवाता है, ये इनहिबिन FSH की मात्रा को क्या करता है, कम करता है, FSH को कम करता है। अब FSH कम होने से क्या होगा, वो थोड़ी सी देर में बता रहा हूं। तो जब हम इन रेता नलिकाओं की इस वृषण की यूं ऐसे काट देखते हैं, तो उस काट में ये रेता नलिकाएं हमारे को यूं गोल 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 दिखाई देती है। अब ये जो रेता नलिकाएं हैं, इन रेता नलिकाओं में बाहरी स्तर क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपरिया, और अंदर वाला स्तर क्या कहलाता है, जनन उपकला। इस जनन उपकला में कितने, कौन सी कोशिकाएं होती है, घनाकार कोशिकाएं। और इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 2 प्रकार की। एक तो गोल गोल कोशिकाएं जनन कोशिका, और एक लंबी खंबे के समान कोशिका सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण देती है, इसी कारण इनको नर्स कोशिका कहते हैं। तथा इनसे इनहिबिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो FSH हार्मोन की मात्रा को कम करता है। अब यहाँ के बाद में ये जो अवस्थाएं आप देख रहे हैं, ये अवस्थाएं शुक्राणुओं की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब ये विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका, शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु, ये सारी की सारी हम पढ़ेंगे शुक्र जनन की क्रियाविधि में। तो यहाँ पर ये कौन है, शुक्राणुओं की विभिन्न अवस्था, शुक्राणु की विभिन्न अवस्था, विभिन्न अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को इतनी सी बात बता दूं कि इनका निर्माण यहाँ से प्रारंभ होता है और इधर जाते जाते परिपक्वन हो जाता है। तो आप लोगों से कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि सबसे परिपक्व शुक्राणु कहाँ पर मिलेंगे, तो सबसे परिपक्व शुक्राणु मिलेंगे इनके केंद्र में। कहां पर मिलेंगे, केंद्र में। अब यहाँ पर आप लोग ये जो गोल गोल संरचनाएं देख रहे हैं, यही गोल गोल संरचनाएं कौन है, शुक्राणु।
यही गोल सक्राएं कौन है? शुक्राणु। और ये है इस कोशिका का ल्यूमेन, यानी इसका खाली अवकाश। अब इन कोशिकाओं के बीच बीच में आप लोग देखिए, इनके बीच में इस प्रकार से कोशिकाओं के गुच्छे और पाए जाते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं अंतराली कोशिका। क्या कहेंगे? अंतराली कोशिका, या इसी को कहते हैं लेडिग कोशिका। अंतराली कोशिका या फिर लेडिग कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गई इस वृषण की संरचना। अब संरचना के बाद में लगते ही आती यहीं पर हम पढ़ लेते हैं कि इस वृषण का नियमन कैसे होता है। तो नियमन हालांकि आप लोगों को अंतःस्रावी तंत्र में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम इस चीज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब पीयूष ग्रंथि की संरचना देखते हैं तो उस पीयूष ग्रंथि का ये कौन सा भाग है? ये है इस पीयूष ग्रंथि का एडिनोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन निकल रहा है वो हार्मोन निकल कर आ रहा है पहले FSH। कौन सा हार्मोन आ रहा है? FSH। अब ये जो FSH हार्मोन कहां से निकल कर आ रहा है? ये FSH हार्मोन निकल कर आ रहा है एडिनोहाइपोफाइसिस से, ठीक है। कहां से निकल कर आ रहा है? एडिनोहाइपोफाइसिस से। कौन निकल कर आया है? FSH। ये निकल कर आ गया FSH। जब ये FSH यहां से निकल कर आया है तो अब ये FSH हार्मोन आकर क्रिया करता है इस सर्टोली कोशिका पर, और जैसे सर्टोली कोशिका पर क्रिया करता है तो सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, और पोषण प्रदान करने से शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो FSH शुक्राणु का क्या करवा रहा है? निर्माण। तो जितने शुक्राणु की आवश्यकता होगी, जब उन सभी शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा तो अब शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? इनहिबिन। वो इनहिबिन यानी जब शुक्राणुओं का निर्माण ज्यादा हो जाता है तो वो निकलने वाला इनहिबिन क्या काम करवाएगा? इस FSH की मात्रा को कम कर देगा, और जैसे ही FSH की मात्रा कम हुई, FSH की मात्रा कम होते ही शुक्राणुओं का निर्माण बंद हो जाएगा। तो ये क्रियाविधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर इसी अंतराली कोशिका से दूसरा हार्मोन निकलता है। ये दूसरा हार्मोन कहलाता है LH। ये LH हार्मोन कहां पर क्रिया करता है? ये LH हार्मोन क्रिया करता है इस लेडिग या अंतराली कोशिका पर, और इस लेडिग या अंतराली कोशिका पर क्रिया करके इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाता है। कौन सा हार्मोन निकलवाता है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला है, ये हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, मांसपेशियों का अधिक विकसित होना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब ये LH किस पर क्रिया कर रहा है? अंतराली कोशिका पर। इसी कारण नर में इसको अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। ये अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में LH को नहीं कहेंगे, केवल और केवल किस में कहेंगे? नर में कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नर में अंतराली कोशिका पर क्रिया करता है। तो LH का ही नर में दूसरा नाम होता है ICSH, जबकि मादाओं में ICSH शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि एक वृषण की संरचना में उसकी अनुदैर्ध्य काट में कौन कौन सी संरचनाएं हमारे को दिखाई देगी। इस वृषण का नियमन कौन से हार्मोनों के द्वारा होता है? FSH और LH। FSH शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि LH अंतराली कोशिका पर क्रिया करके किसको प्रेरित करता है? टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अब इस प्रकार से यहां से इस रेता नलिका में लगातार किसका निर्माण होता रहेगा? शुक्राणुओं का निर्माण होता रहेगा। अब ये शुक्राणु जैसे जैसे बनते जाएंगे तो इन शुक्राणुओं को देखो, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे की सारी रेता नलिकाएं यहाँ पर गौर से देखिए इस चित्र में, ये सारे की सारी रेता नलिकाएं इस पीछे वाले भाग में आकर इकट्ठा हो रही है, और इस पीछे वाले भाग में इकट्ठा होकर यहाँ पर यूं इन नलिकाओं का क्या बना रही है? जाल बना रही है। अब इन रेता नलिकाओं का ये जो जाल बना है, इस जाल को कहते हैं वृषण जालक। क्या कहते हैं? वृषण जालक। और इस वृषण जालक को अंग्रेजी में कहते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है।
वर्षणजालक या रेटेटेस्टिस का निर्माण हो गया। अब ये जो रेटेटेस्टिस है, इस रेटेटेस्टिस को भी आप गौर से देख रहे हो तो इस भाग में यहां से कई नलिकाकार संरचनाएं निकल रही है। अब ये जो नलिकाकार संरचनाएं निकल रही है, ये नलिकाकार संरचनाएं कहलाती है अपवाही शुक्रवाहक। क्या कहलाती है? अपवाही शुक्रवाहक। और इन अपवाही शुक्रवाहकों की संख्या होती है 6 से 20। कितनी होती है? 6 से 20। अब ये जो अपवाही शुक्रवाहक है, ये अपवाही शुक्रवाहक इस हरे रंग की संरचना में खुल जाती है। और ये जो हरे रंग की संरचना है, ये हरे रंग की संरचना है अधिवृषण। और इसी अधिवृषण को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। अब ये जो अधिवृषण है, इस अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। अब इसका जो ऊपर वाला ये भाग है, ये ऊपर वाला भाग कहलाता है शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। और इस शीर्ष अधिवृषण को बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं कैपट। क्या कहते हैं? कैपट। फिर उसके बाद में बीच वाला, ये जो मध्य वाला है, ये बीच का मध्य पतला भाग कहलाता है मध्य। ठीक है, इस मध्य को कहते हैं कॉर्पस। क्या कहते हैं? कॉर्पस। और उसके बाद में सबसे जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला पूंछ वाला भाग, इसको कहते हैं पुच्छ भाग। क्या कहेंगे? पुच्छ भाग। और यही पुच्छ भाग क्या कहलाता है? टेल। तो यहाँ पर अधिवृषण के कितने भाग हो गए? 3 भाग। शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। शीर्ष वाला भाग तो क्या कहलाता है? कैपट। बीच वाला मध्य भाग क्या कहलाता है? कॉर्पस। और लास्ट में पूंछ वाला भाग क्या कहलाता है? टेल। ठीक है, कोडा। याद रह जाएगी ये वाली बात। तो अब ये जो कोडा या टेल वाला भाग है, इसी कोडा या टेल वाले भाग से आप लोग देख रहे होंगे एक नलिकाकार संरचना उत्पन्न हो रही है। और वो नलिकाकार संरचना ऊपर की ओर गमन कर रही है। और यही नलिकाकार संरचना कहलाती है शुक्रवाहक। क्या कहलाएगी? शुक्रवाहक। यानी अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इन रेता नलिकाओं में शुक्राणु बने। रेता नलिकाओं से बनने के बाद में किस में आए? वर्षण जालक में। वर्षण जालक से किस में आए? अपवाही शुक्रवाहक में। अपवाही शुक्रवाहक से किस में आ गए? अधिवृषण में। अधिवृषण के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कैपट, कॉर्पस और कोडा। और इसका ये जो कोडा वाला भाग है, इसी कोडा वाले भाग से ये कुंडलित नलिकाकार संरचना वास डिफरेंस निकल रही है। तो एक वृषण की संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं होती है, उसका नियमन कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद में ये जो वृषण है, इस वृषण में आप लोग देख रहे हैं ये सारी संरचना। तो अब इस वृषण से आप लोग यहाँ पर ये कुंडलित जो नलिकाकार संरचना ऊपर की ओर देख रहे हैं, यही नलिकाकार संरचना कौन है? अधिवृषण। अब ये अधिवृषण कुंडलित नलिकाकार संरचना है। तो ये अधिवृषण के 3 भाग बताए, सिर भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अधिवृषण क्या काम करवाता है? तो ये अधिवृषण शुक्राणु का एकत्रण और परिपक्वन करवाता है। शुक्राणु का एकत्रण और परिपक्वन एकत्रण एवं परिपक्वन का कार्य करता है। यानी उनका अस्थायी स्टोरेज करता है और उनका परिपक्वन करवाता है। अब यहाँ से अधिवृषण का ये ऊपर वाला भाग तो हो जाएगा शीर्ष भाग, ये बीच वाला हो जाएगा मध्य भाग और ये लास्ट वाला पूंछ वाला भाग। अब इस पूंछ वाले भाग से आप लोग देख रहे हो ये नलिकाकार संरचना उत्पन्न हो रही है। तो ये जो नलिकाकार संरचना उत्पन्न हुई है, यही नलिकाकार संरचना कौन है? शुक्रवाहक। अब ये शुक्रवाहक इन शुक्राणुओं को लेकर यहाँ से लेने के बाद में ये शुक्राणुओं को लेकर कहाँ की ओर जा रही है? ये शुक्राणुओं को लेकर जा रही है उदर गुहा में। तो आप देख सकते हैं कि ये वापस से किस में प्रवेश कर गई? उदर गुहा में। ठीक है, अब उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद में आपको मैं संरचनाएं बता रहा हूं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये संरचना कौन है? ये संरचना है मूत्राशय। सही है, जो कि उत्सर्जन में बताया हुआ है क्या काम करवाता है? मूत्र का संग्रहण करवाता है। मूत्राशय मूत्र का संग्रहण करवाता है। अब यहाँ से ये इस मूत्राशय के चारों तरफ घेरा बनाकर आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो लाल रंग की या गुलाबी रंग की जो संरचना देख रहे हैं, ये संरचना कौन है? मलाशय, जो कि मल का एकत्रण करता है। और ये मलाशय इस छिद्र के द्वारा, जिसको हम कहते हैं गुदा, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर इस मलाशय और इस मूत्राशय के बीच में आने के बाद में ये जो शुक्रवाहक है, इस शुक्रवाहक का अंतिम सिरा थोड़ा सा फूला हुआ है। और ये जो फूला हुआ सिरा है, यही फूला हुआ सिरा कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है? एम्पुला। क्या कहलाएगा? एम्पुला। ठीक है, तो एम्पुला क्या होता है? एम्पुला होता है शुक्रवाहक का अंतिम सिरा फूल कर क्या कहलाता है? एम्पुला
कहलाता है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब यहां से आप लोग देख रहे होंगे ये एक दूसरी संरचना और है इसके पास में ही, ये पत्ती की तरह लंबी सी जो संरचना है, यही पत्ती की तरह लंबी संरचना कहलाती है शुक्राशय। कौन है? शुक्राशय, जो संख्या में कितने होते हैं? 2, और एक सहायक ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। अब ये जो शुक्राशय है, इन शुक्राशयों का कार्य क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इन शुक्राशयों से स्राव होता है शुक्र रस का। किसका स्राव होता है? शुक्र रस का स्राव। अब ये जो शुक्र रस है, ये शुक्र रस वास्तव में होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? तो ये जो शुक्र रस है, ये शुक्र रस एक्चुअल में होता क्या है कि जो नर में वीर्य होता है, उस वीर्य का 60 से 70% भाग, वीर्य का 60 से 70% भाग कौन होता है? शुक्र रस। ठीक है, इस शुक्र रस का पीएच थोड़ी सी कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्षारीय माध्यम बनाएगा। ठीक है, यानी मादा जनन तंत्र की अम्लीयता को नष्ट करके माध्यम कैसा करेगा? क्षारीय माध्यम, जिससे शुक्राणुओं के जीवन काल बढ़ता है, शुक्राणु का जीवन क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि शुक्राणु अम्लीय माध्यम में जीवित नहीं रहते, तो इस स्पर्म की जीवन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इस कारण ये कौन सा माध्यम तैयार करवाएगा? यह माध्यम तैयार करवाता है क्षारीय। इसके अंदर और कौन पाए जाते हैं? इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम। कौन पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के अलावा इसके अंदर पाया जाता है फाइब्रिनोजन। कौन पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। ये एक प्रोटीन है जो कि शुक्राणुओं का स्कंदन करवाती है। फाइब्रिनोजन के अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन पाए जाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में संकुचन करवाते हैं। किस में संकुचन करवाते हैं? गर्भाशय में संकुचन। और गर्भाशय में संकुचन से क्या होगा? गर्भाशय में संकुचन से शुक्राणु तेजी से गति करते हैं, गर्भाशय में संकुचन। ठीक है, और इसी के अंदर पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। कौन पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है, तो अब इस शुक्राशय में या शुक्राशय से निकलने वाले रस में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, समझ में आई? और यह फ्रक्टोज शर्करा क्या काम करवाती है? यह फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को पोषण देती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। तो यहाँ पर इस शुक्राशय से कौन कौन सी चीजें निकली, कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण हुआ, ये समझ में आ गया होगा। इससे निकलता है शुक्र रस। वो शुक्र रस वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का। प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय होने से ये उस मादा जनन तंत्र की अम्लीयता को किस में बदलता है? क्षारीय में, जिससे शुक्राणुओं की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। इसके अंदर कौन पाए जाते हैं? कैल्शियम। इसमें पाया जाता है फाइब्रिनोजन, और इसमें पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में क्या करवाते हैं? संकुचन करवाते हैं। और इसके अलावा इसमें पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब ये जो फ्रक्टोज शर्करा है, अगर यदि किसी महिला के वेजाइना में प्रेजेंट होती है, इट मीन्स वहां पर कौन था? सीमन। सीमन है, इसका मतलब वहां पर लैंगिक क्रिया हुई है। तो इसी फ्रक्टोज शर्करा की उपस्थिति के आधार पर जो रेप परीक्षण होता है या बलात्कार का जो परीक्षण होता है, वो किस शर्करा के आधार पर किया जाता है? वीर्य, उस मादा के जनन तंत्र में पाई जाने वाली फ्रक्टोज शर्करा की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो शुक्राशय से आने वाली नलिका और इधर ये एम्पुला, ये दोनों के दोनों मिलकर इस प्रकार से एक नलिका का निर्माण करते हैं। और ये जो नलिका बन रही है, इसी नलिका को कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्खलन वाहिनी किस किस के मिलने से बनी है। यानी ये जो शुक्राशय की नलिका है और यहाँ से ये एम्पुला भाग है या शुक्रवाहक है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करवाते हैं? स्खलन वाहिनी का। ठीक है, अब उसके अलावा दूसरा देखिए, यहाँ पर ये कौन है? मूत्राशय। अब ये मूत्राशय से निकलकर कौन आ रहा है? मूत्र आ रहा है। तो यहाँ पर ये है मूत्र मार्ग। कौन है? मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग और इधर से ये कौन आ रही है? स्खलन वाहिनी। ये दोनों के दोनों मिलकर एक नलिका का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो एक नलिका है, इसी एक नलिका को कहते हैं मूत्र जनन नलिका। क्यों? क्योंकि अब इस नलिका के द्वारा देखो, यहाँ पर मूत्राशय के द्वारा तो कौन निकल कर आएगा? मूत्र। और इस साइड से इस स्खलन वाहिनी से कौन निकल कर आएगा? शुक्राणु।
ठीक है। तो अब ये दोनों संरचनाएं जब आ रही है, ये दोनों को लाने ले जाने का काम कर रही है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मूत्र जनन नलिका। अब ये जहां पर मूत्र जनन नलिका का निर्माण हुआ है, वहां पर अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो एक ये नीले से रंग की ग्रंथि उपस्थित है। ये जो नीले से रंग की ग्रंथि है, ये नीले से रंग की ग्रंथि कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहलाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये जो नीले रंग की ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम क्या कह रहे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान से सुनिएगा। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या निकलता है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि आकार में होती है अखरोट के समान। कैसी होती है, अखरोट समान। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के समान। ठीक। अब इस ग्रंथि से जो द्रव निकलता है, उस द्रव को हम कहते हैं प्रोस्टेट द्रव। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट द्रव। अब ये जो प्रोस्टेट द्रव है, ये प्रोस्टेट द्रव भी कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। ठीक है। अब ये प्रोस्टेट द्रव क्षारीय होने के कारण वही काम करवाएगा, मादा जनन तंत्र की अम्लीयता को घटाएगा ताकि शुक्राणुओं के जीवित रहने की दर बढ़ जाए। फिर दूसरा इसमें पाए जाते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। कौन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन। अब ये फाइब्रिनोलाइसिन जो एंजाइम है, ये फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम क्या काम करवाएंगे, ये मादा जनन तंत्र में, ध्यान से सुनिएगा, मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, जनन तंत्र में तरल माध्यम बनाते हैं। कौन सा माध्यम बनाते हैं, तरल माध्यम। ठीक है। और तरल माध्यम बनाने से शुक्राणुओं को और भी तरल यानी लिक्विड माध्यम मिलेगा, तो शुक्राणु तेजी से गमन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये कौन सा काम करवा रहे हैं, समझ में आ गई ये वाली बात। और ये बनाता है वीर्य का, वीर्य का लगभग, वीर्य या सीमन का, वीर्य का लगभग ये बनाता है 30% भाग। कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 30% भाग का निर्माण करता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो वीर्य होता है, उस वीर्य में 60 से 70% भाग तो कौन होता है, शुक्र रस, और 30% के लगभग भाग कौन होता है, कौन होता है, प्रोस्टेट द्रव, जो कि कौन से रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। तो 30 से 60 ये 90% भाग तो ये हो गए, और 10% के लगभग उसमें कौन होते हैं, शुक्राणु। तो वीर्य के घटकों की जब हम बात करते हैं, तो वीर्य में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो अधिकांशतया तो पाया जाता है शुक्र रस। फिर उसके अलावा उसमें लगभग 20 से 30% कौन पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का रस, और लगभग 10% के आसपास उसमें कौन पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। तो अब यहाँ से ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी किस में खुल जाती है, मूत्र जनन मार्ग में। अब ये जो मूत्र जनन मार्ग है, इस मूत्र जनन मार्ग में आगे आने पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो नीले रंग की संरचना है, यह है शिश्न। ठीक है, कौन है, शिश्न। इसका कार्य क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, वो थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं। इन दोनों के, इस शिश्न के उत्पन्न होने के स्थान पर आप यहाँ पर छोटी सी संरचना देख रहे हैं। ये जो छोटी सी ग्रंथि है, इस छोटी सी ग्रंथि को कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। क्या कहते हैं, काउपर्स ग्रंथि, या इसी को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि क्या काम करवाती है, बल्बो यूरेथ्रल। अब ये जो काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल है ग्रंथि, इस ग्रंथि से क्षारीय और श्लेष्मीय पदार्थ निकलता है, क्षारीय और श्लेष्मीय पदार्थ निकलता है। अब ये जो क्षारीय और श्लेष्मीय पदार्थ है, ये पदार्थ क्या काम करता है, ये पदार्थ दो काम करवाता है। एक तो ये जो मूत्र जनन मार्ग है, ये मूत्र जनन मार्ग होता है अम्लीय, तो उस मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना, मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, ये लैंगिक क्रिया के समय स्नेहक का कार्य करता है, यानी जब नर और मादा के मध्य लैंगिक क्रिया होती है, तो उस लैंगिक क्रिया के समय ये स्नेहक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां अपना स्राव यहाँ पर किस में डाल देती है, मूत्र जनन नलिका में। तो वीर्य निकल कर आता है, उससे पहले कौन आ जाता है, उससे पहले इस काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव आ जाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है और श्लेष्मीय पदार्थ होता है। इस कारण ये मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है और स्नेहक की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो मूत्र जनन मार्ग है, ये मूत्र जनन मार्ग यहाँ पर आकर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुल रहा है। ये जो छिद्र है, ये कहलाता है मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। ठीक है, मूत्र जनन छिद्र। अब ये जो मूत्र जनन मार्ग जिस नलिकाकार संरचना में से होकर आ रहा है, यही नलिकाकार संरचना कहलाती है शिश्न।
क्या कहलाती है? शिश्न। और इसी शिश्न को कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस। अब इस शिश्न को अगर यदि आप देख रहे हैं तो इस शिश्न का आगे वाला भाग यहाँ से तो एकदम सपाट है और आगे वाला भाग थोड़ा सा क्या है? मोटा फूला हुआ है। और इसी का ये जो मोटा फूला हुआ भाग है, यही फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? शिश्न मुंड कहलाता है। यानी शिश्न का आगे का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? शिश्न मुंड कहलाएगा। और ये जो शिश्न मुंड है, इसी शिश्न मुंड को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। अब ये जो शिश्न का मुंड वाला भाग है, इस मुंड भाग में, शिश्न मुंड भाग में ध्यान सुनना, इस पर एक पतली त्वचा का आवरण होता है, पतली त्वचा का आवरण। और ये जो पतली त्वचा का आवरण है, इसी पतली त्वचा के आवरण को शिश्नाग्र छद कहते हैं। पतली त्वचा के आवरण को क्या कहेंगे? शिश्नाग्र छद कहेंगे। शिश्नाग्र छद, पतली त्वचा का आवरण। और इसी शिश्नाग्र छद को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीप्यूस। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। अब ये जो प्रीप्यूस है, इस प्रीप्यूस को अगर यदि काटकर हटाया जाता है तो इस प्रीप्यूस को हटाना ही कहलाता है खतना। क्या कहलाता है? खतना। और इसी खतने को अंग्रेजी में या बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सरकमसीजन। क्या कहेंगे? सरकमसीजन कहते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? तो इस शिश्न का आगे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? शिश्न मुंड। शिश्न मुंड पर पतली त्वचा, उस पतली त्वचा को क्या कहेंगे? शिश्नाग्र छद या प्रीप्यूस कहते हैं। और इस प्रीप्यूस को हटाना क्या कहलाता है? खतना करना, या इसी को कहते हैं सरकमसीजन। अब ये जो शिश्न होता है, इस शिश्न की संरचना में क्या होते हैं? शिश्न के कार्य क्या होते हैं? तो जब हम शिश्न की संरचना देखते हैं तो इस शिश्न की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए, जब इस शिश्न की संरचना देखते हैं तो शिश्न की संरचना में इस प्रकार से अंदर की ओर 3 पिंड पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो नीले रंग का देख रहे हैं, ये तो है स्पोंजियोसम। और ये जो आप लोग हल्के से मटमैले रंग का देख रहे हैं, यह है कार्पोरा कैवर्नोसा। तो इस शिश्न की संरचना में कितने पिंड होते हैं? इसकी संरचना में 3 पिंड होते हैं। इन 3 पिंडों में से ये जो नीचे की ओर पिंड आप देख रहे हैं, ये पिंड कहलाता है कोरपोरा। ध्यान से देखिएगा, ये पिंड कहलाता है कोरपोरा स्पोंजियोसम। क्या कहलाएगा? कोरपोरा स्पोंजियोसम। कोरपोरा स्पोंजियोसम। अब ये जो कोरपोरा स्पोंजियोसम है, इस कोरपोरा स्पोंजियोसम में इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना गुजर रही है। ये जो नलिकाकार संरचना गुजर रही है, यही है मूत्र जनन नलिका, जो कि शिश्नाग्र छद पर मूत्र जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो ये है मूत्र जनन नलिका। अब इसके अलावा ऊपर की ओर आप ये जो 2 पिंड देख रहे हैं, ये 2 पिंड है कार्पोरा कैवर्नोसा। कौन से हैं? कार्पोरा कैवर्नोसा। ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा वाले पिंड है, यही कार्पोरा कैवर्नोसा पिंडों के ऊपर की ओर यहाँ पर आप नीले रंग की संरचना देखेंगे। ये जो नीले रंग की संरचना है, ये तो सिरा है। और जो लाल रंग की संरचना है, वो लाल रंग की संरचना धमनी है। ठीक है, नीले रंग की संरचना तो कौन है? सिरा। और जो लाल रंग की संरचना है, वो कौन है? धमनी। और जो ये पीले से रंग की जो संरचना है, ये पीले रंग की संरचना है तंत्रिकाएं। कौन है? तंत्रिकाएं। ये पीले रंग की संरचना कौन है? तंत्रिका। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो संरचना है, ये शिश्न जो है, ये शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में प्रवेश करवाने में सहायक होता है। और इस शिश्न में ध्यान से सुनिए, ये किसकी संरचना है? शिश्न की संरचना। इस शिश्न में कड़ा होने का या कठोर होने का गुण होता है। और इस गुण को कहते हैं इरेक्टाइल फंक्शन। इरेक्टाइल फंक्शन। तो जब इसमें लैंगिक क्रिया के समय की जब हम बात करते हैं, तो लैंगिक क्रिया के समय ये जो धमनियां और शिराएं हैं, इन धमनियों और शिराओं के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को कई छोटे छोटे कोटर दिखाई दे रहे होंगे। इन कोटरों में आकर अत्यधिक मात्रा में रक्त इकट्ठा हो जाता है। तो रक्त इकट्ठा होने के कारण ये शिश्न कड़ा और मजबूत हो जाता है, जिससे मादा जनन तंत्र में आसानी से प्रवेश कर जाता है। और मादा जनन तंत्र में आसानी से प्रवेश करके शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में प्रवेश करवा देता है। तो इस प्रकार से आप लोग नर जनन तंत्र की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, उस भाग की आंतरिक संरचना कैसी होती है और उस भाग के कार्य क्या होते हैं, ये हम आसानी से सीख सकते हैं। अब इसके पश्चात अब हम आगे पढ़ेंगे मादा जनन